दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया, लेकिन जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। नतीजा हुआ कि पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सही तरीके से नहीं चल पाई। लोकसभा में ही देश के 8 करोड़ से ज्यादा रुपए बर्बाद हो गए, मानो विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करना रह गया हो। आज राहुल गांधी ने तो यह भी आरोप लगा दिया कि सरकार उन्हें 2 शब्द सदन में बोलने नहीं दे रही। क्या वाकई में राहुल गांधी को बोलने से रोका जा रहा है या फिर यह सियासी स्टंट है, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत भरपूर। आज जनहित की हमारी यही है कवर स्टोरी। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। और अब जनहित की खबर आप तक पहुंचाते हैं विस्तार से। आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है, लेकिन पहले दिन ही संसद की कार्यवाही नहीं चल पाई। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की गई, बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। आखिर संसद में हंगामा क्यों हुआ? विपक्ष चाहता क्या है और क्या आगे संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी? इन तमाम सवालों के जवाब आपको आगे देंगे, लेकिन शुरुआत आज की बड़ी तस्वीरों के साथ करते हैं। लोकसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे जब शुरू हुई तो सबसे पहले अहमदाबाद विमान हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन इसके तुरंत बाद विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। कैमरा स्पीकर की ओर था, लिहाजा हंगामे की ज्यादा तस्वीरें सामने नहीं आईं, लेकिन 11:20 पर सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में भी सुबह यह हुआ। हालांकि यहां लोकसभा से थोड़ी ज्यादा कार्यवाही जरूर चली, लेकिन वहां भी विपक्ष के हंगामे की वजह से 12 बजे तक के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। असल में विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में चर्चा की मांग कर रहा है। सत्ता पक्ष की ओर से दोनों सदनों में भरोसा दिया जा रहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे अहम सवाल पर सदन में चर्चा जरूर होगी, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं। नतीजा, सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही। आम टैक्सपेयर के करोड़ों रुपए आज हंगामे की भेंट चढ़ गए। आज देश के कितने पैसे बर्बाद हुए उसके बारे में आपको बताएंगे। करोड़ों की बर्बादी की स्क्रिप्ट पहले दिन ही कैसे लिख दी गई है, वो दिखा देते हैं। लोकसभा की कार्रवाई पहली बार 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई, फिर 12 बजे जब सदन में कामकाज शुरू हुआ तो फिर हंगामा बरपा। दूसरी बार 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, और जब 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई तो भी विपक्ष नहीं माना, हंगामा जारी रहा। फिर शाम 4 बजे तक के लिए लोकसभा को स्थगित करने का फैसला किया गया, और जब शाम 4 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो भी वही हाल रहा। नतीजा, कल तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया, यानी आज दिन भर में 4 बार लोकसभा की कार्रवाई चलाने की कोशिश की गई, लेकिन हर कोशिश बेकार साबित हुई। आप सदन नहीं करना चाहते, लोकसभा और राज्यसभा में 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाए। कार्यवाही को लेकर विपक्ष कैसे आमने सामने आ गया, इसके बारे में आपको बताएं। उसके पहले ये जानिए कि जब सरकार विपक्ष की मांग मानकर सदन में चर्चा को तैयार है, तब भी विपक्ष सदन में हंगामा क्यों कर रहा है? असल में विपक्ष ने पहले ही दिन सरकार पर हंगामे के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की है। विपक्ष चाहता है ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर पर ट्रंप के दावे, बिहार में वोटर लिस्ट विवाद, इन तमाम मुद्दों पर बहस करवाई जाए। विपक्षी सांसदों ने बाकायदा संसद सत्र शुरू होने से पहले मीटिंग करके सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। विपक्ष इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सदन में जवाब चाहता है, और उसी स्ट्रैटेजी का यह हिस्सा है कि बड़े मंत्रियों के बयान के बाद भी विपक्ष शांत नहीं हो रहा। राज्यसभा में सुबह ही हंगामे के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच इस सवाल पर गर्मा गर्म बहस हो चुकी है। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए, और उन्होंने हमको बार बार बताया
कि उन्हीं के ऊपर डायरेक्टली मारे गए और वो उसमें मर गए, ये भी खबर हमको मिली। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने तो अनकंडीशनल सपोर्ट पूरे हाउस, पूरे ऑल पार्टी ने दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थमा। नहीं, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आप समय तय करेंगे, भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष प्रधानमंत्री का बयान सदन के भीतर चाहता है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन के बाहर 3-4 बार बोल चुके हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ऑपरेशन की जानकारी देश तक पहुंचा चुके हैं। आज भी सदन के बाहर प्रधानमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना। पीएम के इस बयान के बाद लग तो यही रहा था कि सदन सुचारू रूप से चलेगी और देश को हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन आज ये हो नहीं पाया। राज्यसभा में तो फिर भी दोपहर बाद कामकाज हुआ, लेकिन जिन सांसदों को आपने अपने वोट से चुनकर सदन भेजा है, उन सांसदों ने लोकसभा पहले ही दिन नहीं चलने दी। सुबह जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी भी सदन के भीतर मौजूद थे। इन दोनों नेताओं की मौजूदगी में ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। नारेबाजी की गई। विपक्षी सांसद स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी के पास पहुंच गए और चर्चा कराने की मांग करने लगे। हंगामा ज्यादा हुआ तो सदन की कार्रवाई स्थगित हुई और जब दूसरी बार 12 बजे लोकसभा का कामकाज दोबारा शुरू हुआ तो फिर से विपक्षी सांसद वेल में आ गए। तब पीएम सदन के भीतर नहीं थे। उस दौरान रक्षा मंत्री ने खड़े होकर बयान दिया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सभी सम्मानित सदस्यों के लिए आपको करना चाहता हूं, जिस रक्षा से संबंधित जिस विषय पर वो चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर बैठे सांसद जगदंबिका पाल ने भी विपक्षी सांसदों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो भी बेकार साबित हुई। सदन के मानसून सत्र के दिन, पहले दिन आपने देखा कि सरकार तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये विजयोत्सव का पर्व है। पूरी दुनिया ने सेना के पराक्रम को देखा है, जिस तरह से लक्षित हमारी तीसरी अर्थव्यवस्था है। तो आखिर ये सदन, देश आगे जा रहा है। इस सदन में अगर आप चाहते हैं, हम बिल्कुल समय देंगे। आज आप सब लोग अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं, हम समय देंगे। जब कह रहे हैं माननीय रक्षा, नहीं ये
ये सदन ऐसे नहीं चलता। हम कोशिश कर रहे हैं, हम सदन चलाना चाहिए, क्यों एडजस्ट करें? हम चाहते हैं कि सदन चले। आपका 0 आवर है, मैं चाहता हूं आपको अवसर दूं। इतना महत्वपूर्ण दिन है, आप इसको चलने नहीं देना चाहते हैं, इसलिए मैं सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। लोकसभा की कार्यवाही सामान्य तौर पर हर रोज 6 घंटे तक चलती है और इस पर प्रतिदिन 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन आज लोकसभा महज 35 मिनट ही चली। 11 बजे पहली बार 20 मिनट, 12 बजे दूसरी बार 13 मिनट, 2 बजे तीसरी बार 1 मिनट और 4 बजे चौथी बार भी 1 मिनट ही चल पाई। और इस तरह से 9 करोड़ में से सिर्फ 87 लाख रुपए का ही सही इस्तेमाल हो पाया। देश के 8 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपए लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलने की वजह से डूब गए। 12 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई स्थगित की गई तो नेता विपक्ष राहुल गांधी सदन से बाहर निकले, मीडिया से बातचीत की और एक बार सदन में नहीं बोलने देने का सरकार और स्पीकर पर बम फोड़ दिया। पहले राहुल गांधी का वो बयान सुनिए, उसके बाद इस बयान के आगे की खबर पहुंचाएंगे। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। हाँ, सरकार चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी। इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। राहुल गांधी का कहना है कि वो सदन में बोलना चाहते थे लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। अब दुर्भाग्य देखिए कि नेता विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता। एक तो विपक्षी सांसदों ने अपने हंगामे की वजह से सदन के पहले ही दिन की कीमती समय को, कीमती वक्त को बर्बाद कर दिया। अंदर विपक्ष के नेता प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी हो रही थी और बाहर आकर नेता विपक्ष ये दोष लगा रहे हैं कि उन्हें संसद के भीतर बोलने नहीं दिया जाता। वैसे ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने इस तरह के आरोप लगाए हों। एबीपी न्यूज की रिसर्च टीम ने जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब नेता विपक्ष यही बात मीडिया के सामने दोहरा गए हों। कुछ तारीखें भी हमने निकाली हैं। 26 मार्च 2025, 18 मार्च 2025, 28 जून 2024, उसके थोड़ा पहले जाएंगे 25 मार्च 2023, 16 मार्च 2023, 7 दिसंबर 2022। इन तारीखों पर राहुल गांधी मीडिया से ये कह चुके हैं कि सरकार उन्हें सदन के भीतर बोलने नहीं देती। कुछ पुराने बयान हमने एबीपी न्यूज की लाइब्रेरी से निकाले हैं जो आपको जरूर सुननी चाहिए। और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया। उनको बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में पीछे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता। ठीक है, तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। राहुल गांधी के कुछ पुराने बयानों को सुनकर यही लगता है कि राहुल गांधी एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। जबकि अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया कि राज्यसभा में कांग्रेस के नेता और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा है, जिस पर जेपी नड्डा ने उन्हें जवाब भी दिया। मतलब राज्यसभा में विपक्ष की आवाज को सरकार नहीं दबा रही, लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा। यह बात गले से नीचे उतरने वाली नहीं लगती है। करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी के बयान पर एक कार्टून शेयर किया। इस कार्टून पोस्टर में स्पीकर कहते हैं चर्चा शुरू की जाए। तब प्रियंका गांधी को राहुल से यह कहते हुए दिखाया गया है कि चर्चा होगी तो पोल खुलेगा, इसीलिए शोर मचाओ और भागो। राहुल ने सदन में नहीं बोलने देने का जो आरोप लगाया है उस पर बीजेपी के सांसद कैसे आक्रामक होकर जवाब दे रहे हैं, अब उन्हें सुनिए।
राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की निजी ड्राइंग रूम नहीं है। जब चाहे जिसको चाहे जिस प्रकार की भाषा से बात तो कर सकते हैं। ये भारत की संसद है, विधि व्यवस्था के तहत सभी को रहना पड़ेगा। राहुल गांधी का ये कहना कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, वो जानबूझ करके जिस तरह से सोची समझी रणनीति के तहत सदन को बाधित किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से सदन में आज पहले दिन मानसून सत्र में हंगामा कर रहा था, उसे पूरा देश देख रहा है। इस तरह से हुड़दंग मचाया जाता है, शोर शराबा किया जाता है, और जिनकी डिमांड कर रहे हैं उसको भी समय दे, लेकिन ये कार्रवाई होने नहीं देना चाह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। इससे ज्यादा स्पष्टता कहाँ मिलेगी, और समय किसी का जाया न करें। और ये क्या चाहते हैं ये इन्हीं से पूछा जाए। मुझे लगता है दे आर ऑल ए कंफ्यूज लॉट, इट्स अ कंफ्यूज कांग्रेस। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर हो रही राजनीति के बारे में मैंने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। अब जब चर्चा राहुल गांधी की हो रही है तो एबीपी न्यूज की रिसर्च टीम ने संसद में उनकी उपस्थिति का डेटा भी तैयार किया है। 2019 से 2024 के दौरान जब राहुल गांधी सदन के सदस्य रहे तब उनकी उपस्थिति 51% थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 79% का था। इस कार्यकाल में राहुल गांधी की ओर से पूछे गए प्रश्नों की संख्या 99 थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 210 का था। इस तरह से वाद विवाद में भाग लेने की संख्या राहुल की 8 थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 47 का रहा है। कई अहम मौकों पर राहुल गांधी सदन से गायब भी रहे हैं। अभी जब पिछली बार ही संसद में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हुई तो राहुल गांधी उस चर्चा का हिस्सा नहीं बने, जबकि प्रियंका गांधी सदन में नहीं थी। संसद का यह मॉनसून सत्र 1 महीने तक चलेगा। मौजूदा वक्त में अब क्या रहेगी परिस्थिति, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। 21 अगस्त तक सदन की कार्रवाई चलेगी। 15 से ज्यादा बिल पेश होंगे, इसमें 8 नए बिल पेश होंगे, जबकि 7 लंबित बिलों पर चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर अगले हफ्ते बहस होगी। लोकसभा में 16 घंटे, राज्यसभा में 9 घंटे इस पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री 23 से 26 जुलाई तक विदेश दौरे पर रहेंगे। विपक्ष को इस बात पर भी आपत्ति है कि संसद का सत्र चल रहा है, ऐसे में पीएम विदेश क्यों जा रहे हैं। फिलहाल पहला दिन तो बीत चुका है, कल क्या होगा इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन हम सिर्फ यही कहेंगे कि जनहित का काम विपक्ष को करने देना चाहिए। जो जनता से जुड़े बिल हैं उसको पास करना चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मकसद नहीं होना चाहिए। जनहित में अब अगली खबर बिहार की राजनीति से, जहां चुनावी मौसम में सूबे की सत्ता के सबसे बड़े किरदार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के वजूद की चर्चा और चिंता अचानक सबसे बड़ी खबर बन गई है। किरदार भले नीतीश कुमार हैं, लेकिन कथानक उनकी पार्टी जेडीयू है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि जेडीयू का क्या होगा, पार्टी बचेगी या खत्म हो जाएगी? क्या वो पार्टी जो लगातार 20 साल से बिहार की सत्ता का सिरमौर है वो बिखर जाएगी, उसका अंत हो जाएगा, या फिर नीतीश के बाद जेडीयू में नई जान फूंकने के लिए उनके इकलौते बेटे आगे आएंगे? क्या निशांत कुमार पार्टी की विरासत संभालेंगे? अगले कुछ मिनटों में इन सारे सवालों के जवाब जनहित में आप जानने जा रहे हैं। मौसम चुनावी है, मुद्दा यह है कि मुख्यमंत्री फिर नीतीश बनेंगे या तेजस्वी का जादू चलेगा। लेकिन इस बीच जेडीयू के वजूद की चर्चा शुरू हो गई है। एक बार फिर से नीतीश के बेटे निशांत की राजनीति में आने की बातें की जा रही हैं। बीजेपी को छोड़कर जेडीयू की चिंता नीतीश के पूर्व सहयोगी और विरोधी दोनों को ही सता रही है। ऐसे में बड़ा सवाल तो यह है कि बिहार में बीजेपी का प्लान क्या होगा, जो साफ कर चुकी है कि 2025 के चुनाव में भी चेहरा नीतीश ही होंगे। लेकिन लगे हाथ गृह मंत्री अमित शाह की वो बात भी सभी के जेहन में है, जिसमें वो कह चुके हैं कि समय बताएगा कि बिहार का कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इन सब के बीच जेडीयू और नीतीश की सेहत और सियासत का राग उन्हीं के पूर्व सहयोगी, साथी और मौजूदा वक्त में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने छेड़ा है। उन्होंने कल नीतीश के बेटे निशांत के जन्मदिन पर सोशल मीडिया में पोस्ट किया, निशांत को शुभकामनाएं दी और उन्हें जेडीयू की उम्मीद करार दिया है। साथ ही नीतीश को पार्टी की जिम्मेदारी छोड़कर सिर्फ सरकार की कमान संभालने की सलाह दी है। ऐसा नहीं करने पर अपूर्णीय नुकसान की आशंका भी जताई है, ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई नामुमकिन है। बिना लाग लपेट के कहें तो कुशवाहा के मुताबिक नीतीश को जेडीयू की कमान निशांत कुमार को सौंप देनी चाहिए, वरना पार्टी का अस्तित्व मिट सकता है। इस पोस्ट पर आज कुशवाहा ने कैमरे के सामने भी अपनी बात रखी। आपको उनकी बात गौर से सुननी चाहिए।
जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता है और जो समर्थक जनता है, उसके मन की भावना को हमने अपना शब्द दिया है, बाकी हमने कुछ नहीं। हमने जो कल लिखा है उसको जितनी बार पढ़िएगा उतनी बार अर्थ अलग अलग निकलेगा, कोई रोक नहीं सकता उसको। इवन की परिवार का सदस्य भी नहीं रोक सकता। किसी की पत्नी आना चाह रही हो तो पति नहीं रोक सकता, किसी को कोई नहीं रोक सकता। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के बड़े नेता हैं। वो कभी नीतीश के सबसे करीबियों में शुमार होते थे। अगर वो जेडीयू में बने रहते तो नीतीश के स्वाभाविक उत्तराधिकारी भी हो सकते थे। दोनों की तुलना लव कुश की जोड़ी से की जाती। वो जेडीयू में आते जाते रहे हैं। वो कभी पार्टी से निकाले गए तो कभी खुद ही पार्टी छोड़ दी। ऐसा 2007, साल 2013 और 2023 में भी हो चुका है। अभी कुशवाहा की पार्टी का वजूद भले ही जेडीयू से अलग हो, लेकिन सच ये भी है कि वो राज्यसभा नीतीश की वजह से ही पहुंच पाए हैं। ऐसे में अब कुशवाहा की सलाह, चिंता और आशंका पर जेडीयू का क्या कहना है, जेडीयू को भी सुनिए। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को नीतीश जी ने राजनीति में उनकी एक पहचान दी। उनका भी संपर्क रहता है, लोग आते जाते रहते हैं। कि निशांत के बारे में कुछ फैसला लेने से पहले उनकी इच्छा है कि आप पार्टी के बारे में कोई फैसला लीजिए, तो ये तो उनका नजरिया हो सकता है। अब वो राजनीति में आएगा नहीं आएगा ये उसका विशेषाधिकार है। जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं हमारे समता पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और पार्टी के प्रति उनकी हमेशा लगाव रहता है, चाहे अलग पार्टी बना ली है फिर भी। तो सलाह दिए हैं, न कि उन्होंने आदेश दिए हैं, और सलाह कोई भी व्यक्ति दे सकता है। ये तो हुई जेडीयू नेताओं की राय। निशांत के राजतिलक पर उसकी सहयोगी बीजेपी और चिराग पासवान की एलजेपी क्या सोचती है, अब जरा सहयोगियों को भी सुनिए। ये उनका पुत्र है, पिता के नाते उनको निर्णय लेना है और जनता जिसको चाहती है निश्चित तौर पर उसको आशीर्वाद देती है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है। फैसला परिवार का है, जनता दल यूनाइटेड का है, लेकिन एक युवा होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि जब युवा राजनीति में आते हैं तो नई दिशा के साथ आते हैं, नए नेतृत्व के साथ आते हैं। अंततः ये फैसला पार्टी का है, ये फैसला उनके परिवार का, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का। जो फैसला होगा हम लोग उनके साथ रहेंगे। अब जिस निशांत कुमार को लेकर राजनीति इतनी ज्यादा घूम रही है, राजनीति में आने के बारे में खुद निशांत क्या सोचते हैं, इस सवाल पर उनका क्या कहना है, आपको सुनाएंगे। उसके पहले बिहार विधान परिषद में नेता विपक्ष राबड़ी देवी की बिन मांगी सलाह भी सुनिए। नीतीश कुमार से समाज नहीं खा रहा है। नीतीश कुमार जी हैं, गृह मंत्री हैं, अरे प्रेम हटाओ नहीं, मंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, उनको समाज नहीं खा रहा है। मैडम इस्तीफा देना चाहिए सीएम को। जिस तरीके से चाहे ना दे, वो अपने बेटा के बना दे, अपने बेटा को बना दे, बेटा के बना दे, बेटा को बना, समाज नहीं खाता, बेटा संभालेगा। अब राबड़ी देवी की बातें इतने गौर से सुनने के बाद निशांत कुमार तो मन ही मन खूब खुश हो रहे होंगे। राबड़ी तो निशांत को सीधे सीएम ही बनाने का सुझाव दे रही हैं, लेकिन उनके बेटे विधानसभा में नेता विपक्ष और 2025 में आरजेडी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी भी निशांत को जल्द से जल्द राजनीति में आने की नसीहत दे चुके हैं। निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को, और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है। जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। अब सवाल यह है कि आरजेडी वास्तव में चाहती है निशांत राजनीति में सक्रिय हो जाएं, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है। दरअसल ये बात साफ है कि तेजस्वी की सलाह में सियासत ज्यादा है, क्योंकि वो निशांत को बीजेपी का डर भी दिखा रहे हैं। अब सवाल यह है निशांत खुद कितने तैयार हैं। उनके जन्मदिन पर उपेंद्र कुशवाहा ने शुभकामनाओं के साथ जो ख्वाहिश जताई, वो जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता लंबे समय से जताते रहे हैं। निशांत के बर्थडे पर पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर एक बार फिर से ऐसे ही ख्वाहिशों वाले पोस्टर लगाए गए। एक पोस्टर पर लिखा था कार्यकर्ताओं की मांग, चुनाव लड़े निशांत। दूसरे पर लिखा था बिहार की मांग, सुन लीजिए निशांत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सचमुच निशांत ने जेडीयू कार्यकर्ताओं की मांग मान ली है? वो राजनीति के मैदान में उतरने और चुनाव लड़ने के लिए क्या तैयार हो गए हैं? इस पर निशांत की बात सुनने से पहले जेडीयू कार्यकर्ताओं के मन की बात सुनिए। अभी साथ साथ चलेंगे कुछ दिन, उसके बाद वो परिपक्व हो जाएंगे, प्रखर होकर सामने उनकी राजनीति आएगी और वो भी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। आने वाले भविष्य के नेता हमारे निशांत कुमार के रूप में हम लोग मानेंगे और बिहार की जनता भी उनको मानेगी। जेडीयू ऑफिस के बाहर पहले भी निशांत से पॉलिटिकल पिच पर उतरने की अपील वाले पोस्टर लगते रहे हैं। चुनावी साल में उनके जन्मदिन पर भी पोस्टर्स के जरिए कार्यकर्ताओं ने अपनी दिल इच्छा जताई,
लेकिन इस बर्थडे पर खुद निशांत ने क्या कहा, अब वो भी देखिए। जन्मदिन के अवसर पर निशांत ने पिता नीतीश से आशीर्वाद लिया। पटना के मशहूर महावीर मंदिर पर वहां पर पहुंचकर पूजा पाठ किया, गरीबों को खाना खिलाया और पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि भगवान से उन्होंने क्या मांगा, इस पर उन्होंने किसी मंझे हुए नेता की तरह जवाब दिया कि मुझे जो चाहिए वो भगवान खुद देंगे। इसके बाद बिहार के लोगों से एक बार फिर अपने पिता नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। चंद सेकंड में सरकार का रिपोर्ट कार्ड पढ़ा और जब पूछा गया कि आप राजनीति में कब आएंगे तो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ चले। सारी जनता से अनुरोध है, अब इलेक्शन निकट है, आप लोग सब एनडीए को जिताएं, पिताजी को सीएम बनाएं। अच्छा काम किया उन्होंने, सब बढ़िया काम किया। कहता कि निशांत जी भी चुनाव लड़े। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत भले ही ना बोले हों ज्यादा इस मुद्दे पर, लेकिन जेडीयू के नेता खुलकर बोलते रहे हैं। नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने ऐलान किया है कि निशांत अस्थामा से विधानसभा चुनाव लड़ें और सिर्फ नामांकन कर चले जाएं। चुनाव जिताने की गारंटी उनकी रहेगी। जबकि चर्चित विधायक गोपाल मंडल तो यहां तक कह चुके हैं कि निशांत जेडीयू में नहीं आए तो पार्टी में भगदड़ मच जाएगी। निशांत जी को आना चाहिए, हम लोग लाएंगे, इसमें दो मत नहीं है। अगर निशांत जी पार्टी में नहीं आता है तो जेडीयू में भगदड़ मच जाएगी। कोई आरजेडी में, कोई भाजपा में, कोई आरएस लोसपा में, कोई कहां जितना पार्टी सब में चला जाएगा। गौर से अगर आपने नेताजी की बात सुनी हो तो आपको यह भी समझ में आएगा कि जेडीयू में भगदड़ मच जाएगी। क्यों? नीतीश कुमार अभी हैं मुख्यमंत्री के पद पर, लेकिन क्या वास्तव में उनको लेकर कई तरह की चिंताएं हैं। सवाल यह भी है, क्या निशांत अपने शुभचिंतकों की पुकार सुनेंगे? क्या सचमुच उन्होंने जेडीयू की कमान नहीं संभाली तो पार्टी का अंत हो जाएगा? और अगर निशांत नहीं तो फिर जेडीयू में नीतीश कुमार का वारिस कौन बनेगा? फिलहाल 3 नाम जिनकी चर्चा है। पहला, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा। दूसरे हैं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। तीसरे हैं बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी। इनमें राज्यसभा सांसद संजय झा इन दिनों नीतीश के सबसे करीबी माने जाते हैं। जाति से ब्राह्मण हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, अभी राज्यसभा सांसद हैं। पहले बीजेपी में थे, 2012 से जेडीयू में हैं। ललन सिंह मुंगेर से लोकसभा सांसद हैं, केंद्र में जेडीयू कोटे से पशुपालन और पंचायती राज मंत्री हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, जाति के भूमिहार और नीतीश के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक हैं। अशोक चौधरी अभी नीतीश सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, अनुसूचित जाति वर्ग की पासी जाति से आते हैं, पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 2018 से जेडीयू में हैं। लेकिन तीनों ही जेडीयू के लव कुश समीकरण में फिट नहीं बैठ पाते। बिहार की राजनीति में लव यानी कुर्मी और कुश यानी कुशवाहा, इन दोनों जातियों को नीतीश का कोर वोटर माना जाता है। आसान शब्दों में कहें तो समता पार्टी के दिनों से जेडीयू को कोयरी कुर्मी पार्टी भी कहा जाता है। ऐसे में संजय झा, ललन सिंह, अशोक चौधरी को जेडीयू में नीतीश का उत्तराधिकारी मिलने की संभावना कम है। अगर इनमें से किसी एक को यह जिम्मेदारी मिल भी जाती है तो दूसरे तीसरे के नाराज होने की आशंका 100% है। इस परिस्थिति में पार्टी संभाल पाना आसान नहीं होगा। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि नीतीश कुमार की राजनीति कहां तक पहुंचती है। निशांत कुमार क्या सक्रिय राजनीति में आएंगे या सिर्फ पिता के लिए वोट मांगते रहेंगे? और अगर निशांत नहीं तो फिर कौन होगा नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी? बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा मौजूदा वक्त में इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। जैसे और खबर आएगी आप तक पहुंचाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात हिंदू धर्मांतरण के उस गैंग की जिसके तौर तरीके सुनेंगे तो आपको छांगुर बहुत छोटा छुटभैया नजर आएगा, जिसके आजकल खूब चर्चे हैं। और इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। बहुत बड़ी खबर है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। इस्तीफे के पीछे की वजह क्या है, यह बड़ा सवाल है। लेकिन खबर यह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। आपको बताते चले कि बहुत सारे मुद्दों पर हम सब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति किस तरह से बेबाक बोलते हैं। कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। राज्यसभा के भीतर हम सब ये भी जानते हैं कि कई मौकों पर विपक्ष ने उनकी आलोचना तक की थी। सदन के बाहर आकर उनकी एक्टिंग भी उतारते हुए कुछ सांसद, अगर आप पहले के कार्यवाही में जाएंगे तो आपको याद होगा। लेकिन अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है।
स्वास्थ्य कारणों का हवाला उनकी ओर से दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये चिट्ठी जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है और इसी चिट्ठी में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उनकी ओर से सीधे लिखा गया है, रिस्पेक्टेड राष्ट्रपति जी, उन्होंने कहा है कि अपनी हेल्थ केयर को प्राथमिकता देते हुए और मेडिकल एडवाइस जो मुझे मिली है इसकी वजह से मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। और उन्होंने बाकायदा इसके लिए संविधान के आर्टिकल 67A का भी उदाहरण दिया है। उनकी ओर से धन्यवाद भी किया गया है ऑनरेबल प्रेसिडेंट का, और साथ ही उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है कि आपका जो भी सहयोग मिला है उसके लिए मैं आपके प्रति काफी ज्यादा आभारी हूं और जिस तरह से पूरे सहयोग के साथ मैंने कामकाज किया, आई एक्सप्रेस माई डीप ग्रैटिट्यूड टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। और इसके साथ ही उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट हैव बीन इनवैल्यूएबल, ये तमाम बातें लिखते हुए वो आगे लिखते हैं कि जिन जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उन सभी का मैं यहां पर धन्यवाद अर्पित करता हूं। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है और क्या जानकारी, क्या खबर? बिल्कुल चित्रा, ये बहुत बड़ी खबर है और ऐसे में इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं कि आज जिस तरीके से संसद भवन में गतिरोध देखने को मिला था पक्ष और विपक्ष के बीच में, तो ऐसे में अगर हम जगदीप धनखड़ की बात करते हैं तो वो उस दौरान जो है सदन में ऐसा नहीं है कि मौजूद नहीं थे, ये हंगामा हो रहा था, खुद जो है उस समय वो चेयर पे बैठे थे। और आज जब सदन की कार्रवाई खत्म हुई है, राज्यसभा की कार्रवाई खत्म हुई है, तो उस दौरान भी वो चेयर पर बैठे हुए थे। तो उस दौरान बिल्कुल जो है हम लोग सदन में मौजूद थे, तो वो देखकर किसी को अंदाजा नहीं लग रहा था कि इस तरीके का कोई फैसला लेने वाले हैं। लेकिन चित्रा, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज जब मैं सदन में मौजूद था तो उस दौरान कुछ हलचल जरूर जिससे ये इशारा मिला कि मैं दोबारा कनेक्ट करूंगी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, स्वास्थ्य की वजह से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। इसके पहले आपको बताते चले कि उनकी ओर से, उपराष्ट्रपति की ओर से यह भी कहा गया था कि लोकतंत्र लगातार कटुता बर्दाश्त नहीं कर सकता है, राजनीतिक तनाव घटाने की जरूरत है। आपको बताते चले कि आज ही उपराष्ट्रपति की ओर से दिन में ये बातें कही गई थी। उनकी ओर से लगातार राजनीतिक दलों से सौहार्द और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने और एक दूसरे के खिलाफ अभद्र भाषा या व्यक्तिगत हमलों से बचने का आग्रह भी किया गया था। धनखड़ ने आज दिन में कहा था कि आंतरिक लड़ाई हमारे दुश्मनों को मजबूत बनाती है और हमें बांटती है। फिलहाल आपको बताते चले आज दिन में जिस तरह की बातें उनकी ओर से रखी गई और शाम होते होते इस्तीफे की यह खबर आ गई। स्वास्थ्य वजह आप बता रहे हैं जगदीप धनखड़, सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का, मंत्रिमंडल का, राष्ट्रपति का, सभी का वो धन्यवाद यहां पर अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जानकारी देते हुए, और उपराष्ट्रपति का जो इस्तीफा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, अंग्रेजी में लिखा हुआ। सीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम मंत्रिमंडल के अपने जितने भी लोग हैं उन सभी का धन्यवाद अर्पित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नजर आ रहे हैं। हालांकि हाल के दिनों में उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत चिंता की खबर सामने नहीं आई थी। अब क्या नाराजगी है या वास्तव में स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसी समस्या है जिसका सामना जगदीप धनखड़ की ओर से किया जा रहा है जिसके कारण उनको इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा? अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, बड़ा सवाल यही है कि अगर दिन में वो बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देते हैं और अपनी बातचीत भी कहते हैं, और आज दिन में ही उनकी ओर से कहा गया था कि लोकतंत्र लगातार कटुता बर्दाश्त नहीं कर सकता, राजनीतिक तनाव हमें घटाने की जरूरत है, और शाम होते होते स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा, उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या जानकारी है अंकित? चित्रा, सही बताओ तो आज जिस तरीके से जो है सदन की कार्रवाई चल रही थी, देख करके बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इस तरीके का कोई जो स्वास्थ्य कारण रहा है। और यहाँ तक कि जब जो सदन की कार्रवाई आज स्थगित भी हुई है उस दौरान भी अगर मैं बात करूं तो इस तरीके की जो है किसी तरीके का हलचल भी नहीं देखने को मिल रही थी। और उस दौरान जब जो है सदन की कार्रवाई स्थगित हुई है तो जो खुद सदन की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित होने से पहले जगदीप धनखड़ चेयर पर भी आए थे। तो ऐसा नहीं है कि आज वो पूरे दिन सदन की कार्रवाई में उन्होंने शरीक नहीं हुए या वो जो चेयर पर नहीं थे। तो ये अपने आप में तो थोड़ा चौंकाता जरूर है। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि आज जो शाम को जब सदन, दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई, उसके बाद में
कुछ हलचल संसद भवन परिसर में जरूर थी और इस बात की ओर हम लोग लगातार चर्चा भी कर रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। संभवतः जगदीप धनखड़ ने उस दौरान कुछ इशारा किया है या तो सरकार के कुछ नेताओं को या कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को, क्योंकि उसके बाद संसद भवन परिसर में वो हलचल देखने को मिली है। और मैं जो है काफी देर तक, आपसे जो कुछ देर पहले जब तक जो है सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री थे जो वहां पर मौजूद थे, उस दौरान मैं वहां पर मौजूद था। मैंने देखा है कि अमूमन उस तरीके की हलचल जो है संसद परिसर में कम ही देखने को मिलती है, लेकिन वहां पर हमको वो हलचल देखने को मिल रही थी जहां पर सरकार के वरिष्ठ मंत्री एक साथ बैठे, उसके अलावा कई सांसद मौजूद थे। तो संभवतः ये हम लोगों के पास जानकारी अभी जो निकल के आई है, लेकिन संभवतः सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों को इस बारे में जानकारी दी गई है। और चित्रा, एक बात और जोड़ना चाहूंगा, संसद भवन परिसर में आज 2 महत्वपूर्ण बैठकें भी हुई हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी जुड़ चुके हैं। केसी त्यागी साहब, वाइस प्रेसिडेंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए, किस तरह से देख रहे हैं आप? नहीं, मेरा उनसे बहुत लंबा रिश्ता रहा है। नवी लोकसभा में जनता दल के एमपी के रूप में मैं और धनखड़ जी साथ साथ चुन करके आए थे। तब से लेकर के अब तक लगभग 30-35 सालों का मेरा है, लगातार मैं उनसे मिलता रहता हूं। लेकिन आप ही के समाचार में मैंने सुनने को देखने को मिला है, ये मेरे लिए एक चौंकाने वाली खबर है और इसके डिटेल में तो वो खुद जाएंगे। मैं कल परसों में उनके जाकर के स्वास्थ्य भी पूछूंगा जी। आप उनके बहुत करीबी हैं, तो उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या वास्तव में बहुत बड़ी कोई चिंता की वजह है जिसके कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो भी तब जब आज सदन की कार्रवाई को सुचारू गति से चलाने का तमाम प्रयत्न उनकी ओर से लगातार किया गया? मैंने तो आपसे कहा कि मेरे लिए चौंकाने वाली खबर है और मुझे इसके डिटेल में जानना है। मैं कल परसों में शिष्टाचार वश उनसे मिलने का भी प्रयास करूंगा। अब कुछ और वजह आपको दिखाई दे रही है? क्योंकि हमने देखा था हाल के दिनों में उपराष्ट्रपति को लेकर लगातार विपक्षी दलों की ओर से कभी मिमिक्री की जाती, कभी उनकी कटु शब्दों में आलोचना की जाती। प्रधानमंत्री की एक जगह उन्होंने तारीफ कर दी तो उस पर भी उनको आलोचना का शिकार होना पड़ा। एक जगह झुककर नमस्कार कर दिया था तो उसको लेकर लगातार उनके ऊपर तंज कसा जा रहा था विरोधी दलों की ओर से। अब क्या बातें नजर आ रही हैं साहब को? विरोधी दलों की तरफ से तो राष्ट्रपति क्या, उपराष्ट्रपति क्या, प्रधानमंत्री क्या, सभी को लेकर के टिप्पणियां की जाती हैं। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में थे। उनका कार्यकाल जो है बहुत ही अच्छा रहा है और उन्होंने जरूर सरकारी पक्ष को एग्रेसिव तरीके से रखने का काम जरूर किया है। अब लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि दिन में जिस शख्सियत की ओर से सदन के सुचारू गति से चलने की कोशिश की जाए, वो शाम होते होते स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर वो इस्तीफा दे दें? क्या आपको स्वास्थ्य कारण ही नजर आते हैं या फिर कुछ वजह और हो सकती है, कोई नाराजगी कुछ और? किसी त्यागी जी नहीं, देखिए चित्रा जी, इसके बारे में मुझे डिटेल से, ये तो आपके माध्यम से मुझे चौंकाने वाली खबर मिली है। मैं लगातार उनसे मिलता रहता हूँ। ही इज वेरी नाइस एंड काइंड टू मी। हम दोनों लोकसभा में साथ रहे हैं। ये मेरे लिए भी चौंकाने वाली खबर है जो आपके माध्यम से ही मुझे देखने सुनने को मिली है। मैं उनसे मिलने का प्रयास करूंगा कल परसों में और तब तक कुछ चीजें और साफ होगी, लेकिन ये मेरे लिए चौंकाने वाली खबर है। बहुत धन्यवाद केसी त्यागी जी एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और इस अहम विषय पर बातचीत करने के लिए। बहुत बड़ी खबर इस वक्त एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। स्वास्थ्य की वजह से जगदीप धनखड़ ने अपने पद से दे दिया है इस्तीफा। सहयोग के लिए प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को धन्यवाद दिया है। इस वक्त मेरी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद जुड़ चुकी हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। मेघा, क्या वजह बताई जा रही है? स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, लेकिन उनके जो सहयोगी हैं वो भी बहुत चौंक रहे हैं उनके इस फैसले से। किस तरह से इस खबर को लिया जाए? देखिए चित्रा, ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था। ये इतना तो जरूर कह सकते हैं, अगर ये पॉलिटिक्स ठीक समझ रही हूं मैं और जिस तरीके से सिचुएशन चल रही थी पिछले कुछ महीनों में, हमने 2-3 ऐसे इंस्टेंसेस चित्रा जरूर देखे थे जहां जगदीप धनखड़ जी ने जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में आउट ऑफ लाइन स्टेटमेंट्स दी थी। आउट ऑफ लाइन स्टेटमेंट्स का मतलब ये होता है कि एक बार आपको याद होगा काफी भड़क पड़े थे एक कैबिनेट मंत्री पर ही, स्टेज पर ही, क्यों हुआ था, कैसा हुआ था, बहुत उस वक्त विश्लेषण की गई थी। उसके बाद भी 2-3 ऐसी स्टेटमेंट्स धनखड़ जी की आई, लेकिन आप इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे जब आप एक लाइन पकड़ रहे थे कि शायद ये नाराज हैं, शायद ये नाराज हैं।
लेकिन फिर जब आपको ऐसा लगता था कि धनखड़ जी नाराज हैं, उसके तुरंत बाद कुछ ऐसी बातें वो कभी सेशन में कह दे जहां वो प्रधानमंत्री जी को बहुत थैंक यू कह रहे हैं, जिसके लिए उनको बहुत क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ता था ऑपोजिशन की तरफ से। तो जितना फ्लिप फ्लॉप रहा है उनके स्टेटमेंट्स में, उससे बिल्कुल आप ये नहीं समझ पाते थे कि अगर गुस्सा है तो क्या वो गुस्सा एकदम कंसिस्टेंट है उनके साथ और वो गुस्से में ही है। नहीं, मैं आपसे मेघा ये समझना चाह रही हूँ, अभी इस्तीफे की वजह क्या कोई बड़ी नाराजगी है या फिर स्वास्थ्य कारण है? क्योंकि अगर दिन में वो स्वस्थ नजर आ रहे हो जिस तरह की खबरें, तो शाम होते होते और अचानक से इस तरह की खबर का आ जाना, क्योंकि आमतौर पर हमने नेताओं को देखा है अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर उनके बारे में मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता है, उनकी सेहत को लेकर जानकारी सामने आती है और देश के उपराष्ट्रपति को लेकर तो मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। ऐसे में अगर दिन में सब कुछ सही लग रहा हो और रात होते होते इस्तीफा आ जाए तो ये अनएक्सपेक्टेड है और इसी वजह से उनके सहयोगी भी चौंक रहे हैं। तो क्या स्वास्थ्य कारण अगर है तो क्या परेशानी है उपराष्ट्रपति? नहीं चित्रा, स्वास्थ्य कारण है तो ये परेशानी की जानकारी तो किसी को खास है नहीं। अगर ये सही में स्वास्थ्य कारण है तो ये जानकारी बहुत ज्यादा तो किसी के पास भी नहीं है कि धनखड़ जी को अगर कोई ऐसी ही सिवियर या सीरियस कोई स्वास्थ्य की तकलीफ थी तो वो तो अभी तक नहीं पता चला था, क्योंकि वो तो नॉर्मल सेशन भी कंडक्ट कर रहे थे, हाउस भी कंडक्ट कर रहे थे। तो अगर कोई बड़ी बीमारी होती, अगर कोई सच में कुछ ऐसा सीरियस एलिमेंट होता तो वो पता चलता। ये बात अचानक से हो जाना कि स्वास्थ्य की वजह से मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा चित्रा मुझे लगता है कि थोड़ा समय और देकर इसे समझने की कोशिश करना चाहिए कि ये सही में स्वास्थ्य रीजन है। अगर ये हेल्थ रीजन है चित्रा तो फिर कुछ बहुत सीरियस है। अगर ये हेल्थ रीजन है तो और हो सकता है कि वो हेल्थ रीजन के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी गई नहीं, लेकिन आज पहला दिन ही मॉनसून सत्र का है और पहले ही दिन क्योंकि हेल्थ रीजन अचानक से आ जाना और फिर ये थोड़ी ऐसी बातें हैं जिससे इसको बल मिल रहा है कि क्या कोई नाराजगी है। और अगर स्वास्थ्य कारण है तो हम सब चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और कई बार हमने ये भी देखा है कि अगर अस्वस्थता के चलते कोई नेता, कोई बड़े पद पर बैठा आसीन व्यक्ति ठीक नहीं है तो वो अस्पताल जाकर अपना इलाज कराते हैं और स्वस्थ होकर वापस आते हैं। लेकिन आज दिन में जो सुचारू रूप से संसद की कार्रवाई को आगे ले जाने का काम करे, वो शाम होते होते स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दे, तो ये चौंकाने वाली बात यकीनन आपको। और पिछले साल भी आपको याद होगा 2024 में जब जया बच्चन के साथ जगदीप धनखड़ जी की तीखी नोकझोंक हो गई थी, जब उनकी ओर से 2-2 कहा गया था कि जया जी आप सेलिब्रिटी हो सकती हैं लेकिन यहां सदन को सुचारू रूप से और मर्यादा में चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो कई ऐसे मौके रहे जहां पर बिल्कुल 2-2 जगदीप धनखड़ की ओर से सदन में चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों को निशाने पर भी लिया गया और उनकी ओर से बेबाक अपनी बात रखी गई। 2027 तक था जगदीप धनखड़ का कार्यकाल। इसके पहले आप पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके थे और वहां पर भी आपने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। हमारे साथ अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकित, आज दिन में तकरीबन कितनी देर तक उन्होंने कार्यवाही सुचारू रूप से चलाई है, इसके बारे में जानकारी दीजिए और क्या वजह निकलकर सामने आ रही है? आपने अपने सोर्सेज से बात की, 2027 तक उनका कार्यकाल था लेकिन अचानक से ही इस्तीफा, तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं, ये लिखा है उन्होंने। बिल्कुल चित्रा, देखिए ये खबर चौंकाने वाली है, लेकिन मैं जो है आज दिन भर जो गतिविधियां हुई हैं मैं उसके बारे में आपको दर्शकों को बताना चाहूंगा। देखिए आज सुबह की जब कार्रवाई शुरू हुई तो जगदीप धनखड़ अपनी चेयर पे मौजूद थे और मैं राज्यसभा में मौजूद था। उसके बाद में जब हंगामा हुआ, सदन की कार्रवाई स्थगित हुई तो जो है जगदीप धनखड़ अपनी चेयर से उठते हैं क्योंकि कार्रवाई बार बार स्थगित होती जा रही थी। लेकिन शाम को 4 बजे के आसपास एक बार फिर से जगदीप धनखड़ चेयर पर आते हैं और यहां तक कि वो ये तक कहते हैं कि मुझे जो है एक जो जस्टिस वर्मा को लेकर के जो विपक्ष की तरफ से, विपक्ष के 50 सांसदों से ज्यादा लोगों ने हस्ताक्षर करके एक जो प्रस्ताव भेजा है, नोटिस दिया है, वो स्वीकार हुआ है। उस पर मैं जो भी होगा फैसला लूंगा, फिर आपको बताऊंगा। तो इस तरीके की बात भी करते हैं। लेकिन इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि इस पूरे मामले में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग जो गलत तरीके से हस्ताक्षर कर देते हैं या वो अपने साइन से मुंह हट जाते हैं, ये सही नहीं है। तो ये कह देना कि जगदीप धनखड़ वहां पर अस्वस्थ नजर आ रहे थे,
मैं अपनी बात करूं तो जी नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन उस दौरान जब ये सब पूरी कार्रवाई चल रही थी और क्या कुछ हो रहा था संसद भवन परिसर में, उस दौरान प्रधानमंत्री वहां पर संसद भवन में मौजूद थे, जो सरकार के वरिष्ठ मंत्री थे वो संसद भवन में थे, और उसी दौरान प्रधानमंत्री के साथ में वरिष्ठ मंत्रियों की एक बैठक होती है। उसके बाद में राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और वरिष्ठ मंत्री हैं उनके बीच में एक बैठक होती है। वहां पर कुछ हलचल जरूर चल रही थी, लेकिन जो हमको सूत्रों से जानकारी मिली वो इसको लेकर के नहीं बताया ये गया कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर के ये हलचल है। लेकिन वो हलचल जो है उतनी ज्यादा सहज नजर नहीं आ रही थी मुझे, अगर मैं अपनी बात करता हूं तो। उस दौरान हालांकि जो चर्चा तमाम तरह की चल रही थी कि क्या कुछ चल रहा है, लेकिन जगदीप धनखड़ को लेकर के कहीं किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो वो तमाम हलचल चल रही थी उसकी एक वजह जगदीप धनखड़ की तरफ से दी गई कोई जानकारी थी जो कि उन्होंने दी थी खुद प्रधानमंत्री को, या फिर जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ऐसी कोई जानकारी थी जो अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं अंकित कि आज पूरे दिन में जब भी आपने देखा उन्हें वो पूरी तरह से स्वस्थ आज नजर आ रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं था कि अचानक से। और देखिए जब तबियत खराब होती है, इस बात को हम समझे क्योंकि ये उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ मामला है, हम सभी का कंसर्न है उनको लेकर। वो एक बेबाक राजनेता के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे, राज्यपाल के तौर पर उन्होंने शानदार, पश्चिम बंगाल में हम सब ने देखा कि किस तरह से अपनी भूमिका निभाई। उपराष्ट्रपति के तौर पर भी लगातार वो बेबाक तरीके से और बिना ये देखे कि सामने कौन है अपनी वो राय स्पष्ट तौर पर रखते थे। प्रधानमंत्री को झुककर अभिवादन कर लेते थे तो उनको आलोचना का सामना करना पड़ता था। हालांकि इसका भी उनकी ओर से दो टूक जवाब दिया गया कि यह हमारे संस्कारों में है कि अगर मैं किसी को प्रणाम करता हूं तो विपक्षी दल उसको निशाने पर ले। लेकिन मैं आपसे, आप ये कह रहे हैं कि आज पूरे दिन अगर आपने जो भी कार्रवाई के दौरान या उससे उत्तर उपराष्ट्रपति को देखा है तो वो स्वस्थ नजर आ रहे थे, ऐसा कोई बहुत सीरियस कंसर्न नहीं था कि वो बहुत बीमार है और इस वजह से उनको शाम तक इस्तीफा देना पड़े, यानी कि कोई राजनीतिक वजह हो सकती है अंकित, ये माना जाए। चित्रा देखिए, अब पर्दे के पीछे की क्या कहानी है वो सामने आने में जो है वक्त लगेगा, और अगर हमारे पास में कुछ जानकारियां हैं भी तो अभी क्योंकि वो अपुष्ट जानकारियां हैं और ऐसे संवेदनशील मामले पर आप कयास नहीं लगा सकते, इस वजह से वो जानकारियां हम जो है अभी हम साझा भी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि यहां पर कयास लगाने की जो है जगह नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है चित्रा कि जिस तरीके से आज पूरी कार्रवाई आगे बढ़ी है राज्यसभा की, क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन है जगदीप धनखड़, देश के उपराष्ट्रपति होने के साथ ही राज्यसभा के चेयरमैन है। तो आज जब मॉनसून सत्र की पहला दिन था तो वहां पर जब कार्रवाई आगे बढ़ी है तो खुद जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति होने के साथ ही क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन है तो उन्होंने ही कार्रवाई की शुरुआत की है। उन्होंने ही वहां पर इस बात का जोर दिया कि कितने जो नए सांसद आए हैं, कौन कौन से सांसदों की डेथ हुई है, वो तमाम चीजें वो जानकारी सदन के सामने रखी। उसके बाद जो प्रश्नकाल हुआ है, जगदीप धनखड़ जो कि चेयरमैन होने के नाते सदन में चेयर पे ही मौजूद थे। उसके बाद में जब गतिरोध बढ़ा है तो वो अपनी चेयर से उठ के गए जरूर हैं। हालांकि लंच टाइम के आसपास जब जो है मैं वहां पर से संसद भवन में मौजूद था तो मैंने देखा कि वो जो है अपने कक्ष से गए थे और संभवतः वो दोपहर में लंच टाइम पे हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी जुड़ चुके हैं, उनसे मैं और ज्यादा जानकारी ले देती हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया है, उनकी ओर से लिखा गया है स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं इस्तीफा देता हूं, आप इसे कैसे लेते हैं पृथ्वीराज जी? देखिए, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देना कुछ मुझे कोई नहीं जचता है, कोई ये कोई असली बात नहीं लगती, कोई गंभीर बात कोई हुई है और मैं समझता हूं कि शायद शीर्ष नेतृत्व के साथ कोई टकराव की भूमिका मुझे नजर आ रही है, क्योंकि धनखड़ साहब एक कंट्रोवर्शियल व्यक्ति जरूर थे लेकिन वो अपनी बातों पे काफी फर्म रहते थे, काफी उनके ओरिजिनल थिंकर थे वो, और मैं समझता हूँ कि ऐसी परिस्थिति का निर्माण होना और जब भी संसद का आज सत्र शुरू हुआ है और ऐसे दिन अचानक, ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तो इसमें कोई, इसके पीछे कोई जरूर कोई और बात है। आप शीर्ष नेतृत्व की बात कर रहे हैं, किसकी ओर आपका इशारा है? ये देखिए, अभी तो कुछ भी आरोप लगाना या कुछ भी तर्क लगाना भी सही नहीं होगा, इट इज टू अर्ली। लेकिन ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि संसद का सत्र एक दिन होने के बाद में अगर कोई बहुत गंभीर समस्या होती है तो शायद
संसद सत्र के पहले ही कुछ व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सरकार को पर्याय तो करना पड़ेगा अगर छोड़े तो अचानक संसद का सत्र शुरू होने के बाद में शाम को अचानक अगर ऐसी खबर आती है तो ये कोई स्वास्थ्य का कारण मुझे उचित नहीं लगता। उसमें कोई डीप बात है, लेकिन जब तक कोई और जानकारी नहीं मिलेगी तब तक इस पे ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन जगदीप धनखड़ जी विपक्षी दलों की वजह से भी हमेशा परेशान रहे, उनके ऊपर आरोप लगाए जाते रहे। प्रधानमंत्री को लेकर अगर उनकी ओर से कोई अच्छी बातें कह दी जाती तो फिर तुरंत उनकी आलोचना विपक्षी दलों की ओर से शुरू कर दी जाती थी। उनकी मिमिक्री तक टीएमसी के सांसदों की ओर से की गई थी सदन के बाहर। तो क्या ये भी वजह हो सकती है? शीर्ष नेतृत्व एक आप कयास लगा रहे हैं, लेकिन क्या मतलब वो परेशान हो गए हों कि विपक्षी दल कोई भी उनकी बात नहीं सुनता, वो लगातार उनको इग्नोर करते हैं? क्या इस तरह का भी हो सकता है मामला सर? नहीं, देखिए ये कोई पहले उपराष्ट्रपति नहीं है, ये जो पहले राज्यसभा के चेयरमैन नहीं है। हमने खुद अनेक चेयरमैन साहब को देखा है, कई महिला नेत्री भी चेयरमैन रही हैं। तो ये तो स्वीकार करना मुश्किल है कि विपक्ष के रवैये के कारण कुछ ऐसे किया होगा। देखिए विपक्ष का इस तरह का रवैया होना के भी कुछ कारण होते हैं। मैं जैसे बताऊंगा कि कई सारे पिछले उपराष्ट्रपति थे, कभी भी ऐसी टकराव की परिस्थिति नहीं निर्माण होती थी, लेकिन धनखड़ साहब की एक कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी थी, बहुत मतलब बिना वजह के उनकी कंट्रोवर्सी हो जाती थी। तो मैं नहीं समझता, मैंने जितने भी राज्यसभा के वाइस चेयरपर्सन देखे हैं, कभी ऐसी टकराव की परिस्थिति मैंने देखी नहीं थी। हमेशा चेयर से बैठ के दोनों दलों को न्याय देने की भूमिका अगर सभापति की हो तो टकराव पैदा नहीं होता, लेकिन अगर पक्षपाती भूमिका दिखती है तो फिर टकराव शुरू होता है। तो धनखड़ साहब एक कॉन्ट्रोवर्शियल व्यक्ति जरूर थे, लेकिन जो कारण बता रहे हैं वो मैं सही नहीं मानता। कुछ कारण और है, शायद एक आध दिन में पता चल जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका। पृथ्वीराज चौहान जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारण धनखड़ साहब बता जरूर रहे हैं, लेकिन ये वजह अभी नजर नहीं आती, क्योंकि दिन में जो सुचारू रूप से राज्यसभा की कार्रवाई चलाता हो, वो अचानक से जैसे ही देर शाम होती है उसके बाद उनके इस्तीफे की खबर सामने आ जाए तो इसको इतनी आसानी से स्वीकार कर पाना ये अभी मुश्किल है। 1-2 दिन का इंतजार करना होगा। आलोक शर्मा जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ चुके हैं। 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे जगदीप धनखड़ जी। कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ हमने देखा सदन के भीतर किस तरह से तीखी नोकझोंक भी हुई है कई बार उनकी। अब उनके इस्तीफे की खबर सामने आई है। आलोक जी कैसे देख रहे हैं? प्रफुल्ल पटेल जी इस वक्त हमारे साथ, एनसीपी अजित पवार गुट के नेता, जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल पटेल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए, किस तरह से देख रहे हैं इस खबर को आप? बड़ा आश्चर्य और लगा और धक्का लगा कि धनखड़ जी ने आज इस्तीफा दे दिया। आज सुबह वे सदन में आए थे और बड़े हंसमुख मिजाज में उन्होंने सबका नमस्कार स्वीकार किया। वहाँ सदन की उन्होंने कार्रवाई चलाई 1 घंटा भर, और उसके पश्चात ये शाम को आज ये खबर मिलना बड़ा आश्चर्य भी लगता है। और मेरे उनसे बहुत अच्छे व्यक्तिगत भी संबंध रहे। मैं बहुत साल से उनको 1989 से जानता हूँ। और दूसरी बात यह है कि उनका अनुभव और उनका ज्ञान जो भी उन्होंने इस पद के लिए उन्होंने दिया, बहुत महत्वपूर्ण रहा। और धनखड़ जी का एक बड़ा कद था, और उस कद के आधार पर उनको ये जिम्मेदारी सभी लोगों ने चुनाव में, आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं, और सभी लोगों ने उनको इस पद पर योग्य समझा। और इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। और प्रफुल्ल पटेल साहब, आप चूंकि उनको बहुत करीब से जानते हैं, ऐसे में मेरा ये सवाल है, क्या कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या जिसका सामना हाल के दिनों में वो कर रहे थे, जिसके कारण उनको ये इस्तीफा देना पड़ा? नहीं, ये बात सही है कि कुछ महीनों से उनका स्वास्थ्य थोड़ा एक जो मतलब हार्ट का और बाकी इश्यूज उनको रहे, स्टेंट लगे, लेकिन आज और बीच के जो दरमियान महीने 2 महीने से पहले उनको गति मिला तो काफी स्वस्थ और अच्छे नजर आए, अच्छे मिजाज में नजर आए। और इस वजह से अचानक ये इस तरह से वो इस्तीफा दे देंगे, ऐसा कहीं मुझे लगा नहीं। पिछले सत्र जो था हमारा,
उस टाइम पे उन्होंने वो हार्ट की स्टेंट लगने की वजह से उन्होंने कुछ दिनों के लिए अपनी गैर हाजिरी वहाँ पर दर्जाई थी, लेकिन उसके बाद बिल्कुल अच्छे थे और मैं कई बार उनको बीच बीच में भी मिलता था, तो ऐसा कभी नजर नहीं आया और अच्छे खुश मिजाज रहे थे हमेशा। तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि स्वास्थ्य कारण वजह नहीं हो सकती है, धनखड़ जी के इस्तीफे के पीछे का कारण कुछ और है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका स्वास्थ्य मुझे अच्छा लगा। आज तो हाउस में सदन में आज वो खुद आए थे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आज तो पूरे देश ने और दुनिया ने देखा कि वो स्वयं आए थे। लेकिन हो सकता है कि उनके डॉक्टर्स ने या बाकी लोगों ने उनको कुछ हिदायत दी हो, या उनको भीतर ही ऐसा महसूस हो रहा हो कि स्वास्थ्य इस जिम्मेदारी के लिए मेरा आज बिल्कुल ठीक नहीं है। अब ये सब बातें देखिए, डॉक्टर्स और मेडिकल एडवाइस या किसी व्यक्ति के हेल्थ के बारे में एकदम टिप्पणी करना ठीक नहीं है, और कोई और कारण इसके साथ जोड़ना ये भी आज बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका प्रफुल्ल पटेल जी, सांसद एनसीपी अजित पवार गुट के। और इस वक्त आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जगदीप धनखड़ साहब ने उपराष्ट्रपति पद से दे दिया है इस्तीफा, पहली प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, उनका जो अभी तक चित्र जो हमें प्राप्त हुआ और एबीपी न्यूज के दर्शकों को भी जो मिला है, इसमें यह है कि उनको स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। अगर वास्तव में वही चीजें हैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनका स्वास्थ्य बहुत जल्द ठीक हो और दीर्घायु हो, ऐसी हमारी कामना है। लेकिन अब जो तमाम लोगों की डिस्कशन है और तमाम जो चीजें सामने आ रही हैं, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कारण शायद स्वास्थ्य ना हो, शायद कारण कुछ और हो। और जिस तरह से आज सभी सांसद भी कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे स्वस्थ थे, प्रसन्नचित्त थे जब वो संसद में आए, तो अचानक ऐसी क्या बात हुई, इसका बेहतर जवाब तो वही ज्यादा अच्छा दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न चिन्हों के साथ आज ये जो पत्र आया है रेजिग्नेशन का, बहुत सारे सवाल अपने साथ खड़े कर रहा है। क्या कोई दबाव तो नहीं था? क्या इस तरह का ऑपरेशन सिंदूर और तमाम तरह की आज बहस हुई, उसमें किसी तरह की कोई बात ऐसी आई हो? शाम के टाइम प्रधानमंत्री महोदय ने भी मंत्रिमंडल के साथ बैठक की, क्या उसमें कोई ऐसा निर्णय लिया गया जिसको धनखड़ जी को शायद नागवार गुजरा हो? तो सवाल बहुत हैं अभी। फिर भी कांग्रेस पार्टी अगर वास्तव में उनका स्वास्थ्य खराब है तो हम उसकी स्वास्थ्य की चिंता भी करते हैं और उनका स्वास्थ्य बहुत जल्द ठीक भी हो, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं जिनका उत्तर मिलना बाकी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आलोक शर्मा जी एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उनकी ओर से इस्तीफे का जिक्र किया गया है। लेकिन तमाम नेता जो लगातार इस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं कि आज दिन में वो पूरी तरह से स्वस्थ नजर आए, उन्होंने राज्यसभा की कार्रवाई को सुचारू शांति रूप से चलाने का पूरा प्रयत्न किया, तो शाम होते होते अचानक से स्वास्थ्य को बताते हुए इस तरह का फैसला उनको क्यों लेना पड़ा? क्या इसके पीछे की कोई बड़ी राजनीतिक वजह है? जैसे और जानकारी मिलेगी, लगातार इस बड़ी खबर के बारे में एक एक जानकारी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।